हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया रेलवे के द्वारा। वहीं पर अब उन्होंने जो है बता दिया है कि अब जो नेक्स्ट स्टेप आपकी जो होने वाली है, तो वो जो है डीवी और मेडिकल की स्टेप ही आपकी होने वाली है। तो वही इस वीडियो में हम बात करेंगे। कई सारे कैंडिडेट्स के मन में यही सवाल था कि डीवी और मेडिकल कब तक हो सकता है, क्योंकि अभी जो है रेलवे ने कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो डीवी और की डेट मतलब कि कब तक के फाइनल करेंगे। लेकिन हम आपको कुछ ऑफिशियली चीज़ जो पहले हो चुकी है उसके बारे में उस हिसाब से बताएंगे कि आपका जो है मेडिकल और डीवी रिजल्ट के कितने दिन बाद तक हो सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपका एक भी डॉक्यूमेंट्स अगर छूटता है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कुछ दिन और वेट करना पड़ सकता है। इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, कितने सेट लेकर जाना और कौन कौन से डॉक्यूमेंट स्पेशली तौर पर लेके जाना है, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसी के बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर्म भरते समय कोई कैंडिडेट ने पूछा था कि फॉर्म भरते समय यदि गलत नाम लिख दिया हो या फिर कोई गलत स्पेलिंग लिख दी हो या फिर कुछ एंट्री ही गलत कर दी हो, मतलब कि भरना कुछ और था और उन्होंने भर दिया कुछ और, तो इस कंडीशन में डीवी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी या फिर इसका कोई सॉल्यूशन भी है। तो इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि आपका जो है अगर ये चीज़ें आपकी नाम स्पेलिंग वगैरह या एंट्री में कोई गलती हुई तो आपको क्या करना चाहिए और इसमें इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं ऑफिशियली। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो चैनल पर नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए। उसके बाद दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमारे साथ ज्वाइन हो सकती है। वहाँ पर आपको जो है पल पल अपडेट्स मिलती है आरआरबी की एग्ज़ाम से रिलेटेड और दूसरी कई सारे एग्जाम से रिलेटेड। उसके बाद ही कई सारे स्टडी मटेरियल भी आपके आरआरसी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए आपको जो है प्रोवाइड होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का जो है ऑफिशियली पीडीएफ फाइल, जो मतलब कि जब वैकेंसी आई थी तो आपका जो डिटेल में नोटिफिकेशन आया था उसको ओपन कर रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स डिटेल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN03/2019, मतलब मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में आएंगे। तो देखिए गाइज, यहाँ पर हमने पैरा नंबर 13.14 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी को ओपन कर रखा है। यहाँ पर आप देखिए कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट्स इन सीबीटी एंड स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट, ट्रांसलेशन टेस्ट एज एप्लीकेशन, अगर एज एप्लीकेबल मतलब अगर लागू होता है तो कैंडिडेट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब कि जो भी कैंडिडेट सीबीटी 1 वगैरह में, स्टेनोग्राफी और टीचिंग वगैरह स्किल टेस्ट वगैरह में, और अगर आपका ट्रांसलेशन टेस्ट अगर आपने उस पर लागू होते हैं तो उसके इक्वल में ही, मतलब कि नंबर ऑफ वैकेंसी के इक्वल में ही उतने कैंडिडेट्स को जो है डीवी के लिए बुलाया जाएगा। वहीं पर अगली बात इन्होंने बोली है, एज पर देयर मेरिट एंड ऑप्शंस, मतलब कि उसकी मेरिट और ऑप्शन, मतलब कि उसके नंबर कितने है, उसकी मेरिट कितनी बनी है इस हिसाब से, और उसका जो है उन्होंने जो है प्रेफरेंस जो दिया था, पोस्ट प्रेफरेंस, उसके हिसाब से। इन एडिशन, मतलब एडिशन में मतलब कि अलग से ऐड करने का बोल रहा है। एडिशन कैंडिडेट्स इक्वल टू 50% ऑफ द 50% में इंक्रीज और डिक्रीज एट द डिसीजन ऑफ आरआरबीज। मतलब कि यहाँ पर बोल रहा है ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज फॉर वेरियस पोस्ट विल आल्सो बी कॉल्ड फॉर डीवी। मतलब कि यहाँ पर 50% कैंडिडेट्स को, जो कि इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं, को भी मतलब कि यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है। दिस एडिशनल कैंडिडेट्स विल हाउएवर बी कंसिडर्ड फॉर impanelment only if there is a shortfall in impanelment from the merit list or and is a replacement against the shortfall on account of non joining of recommended candidates in the working पोस्ट और एंड एनी अदर स्पेशल रिक्वायरमेंट्स। मतलब कि यहाँ पर जो एडिशनल, जो एक्स्ट्रा जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा तो वो तभी बुलाया जाएगा कि जब कहीं ना कोई, मतलब कि कैंडिडेट अगर ज्वाइन ना करता तो उसकी वजह से, या फिर वो जॉब को छोड़ता है तो उसकी वजह से जो शॉर्टफॉल, मतलब कि जो मेरिट कम जाएगी तो उस पर, मतलब कि जो मान के चलिए 50 नंबर की मेरिट गई और कोई कैंडिडेट है कि 49 वाले तक तो सबको बुलाया, लेकिन एक कैंडिडेट उसके 49 नंबर आया, तो यहाँ पर अगर एक कैंडिडेट अगर जॉब को छोड़ता है या फिर ज्वाइन नहीं करता है तो एक नंबर कम होकर, मतलब जैसे 49 वाले को फिर उसको लिए बुला लिया जाएगा मेरिट को कम करके। तो इस प्रकार से दिया है। इसके बाद ये आगे देख लेते हैं हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला था कि देखिए आपका जो है डीवी कब तक हो सकता है। तो डीवी मेडिकल देखिए, जब भी आरआरबी जब कोई फाइनल रिजल्ट जारी करता है, मान के चलिए कि अभी आपका जो है रिजल्ट आया 28 अप्रैल को, तो ये मान के चलिए कि आपका जो है, हमने ALP CBT 2 के बाद साइको वगैरह टेस्ट जब हुआ था तो उसके बाद भी अगर देखा जाए तो उसका जो फाइनल रिजल्ट आया था
तो जिस दिन फाइनल रिजल्ट आया था उसके कम से कम 15 से 20 दिन बाद जो इन्होंने लिस्ट दे दी थी कि इतने मतलब कैंडिडेट्स को मतलब कि डीवी के लिए बुलाया जा रहा है इतनी तारीख को, मतलब कि धीरे धीरे मतलब आपकी ये मान के चले फाइनल रिजल्ट के 15 से 20 दिन बाद जो है ऑफिशियल नोटिस दिखाई दे देगा और आपको मेल और एसएमएस आना भी शुरू हो जाएंगे कि आपका इस तारीख पर जो है डीवी और मेडिकल होना है और यहाँ पर आपका वेन्यू रखा गया। उसी के बाद बात कर लेते हैं कि जो अगला क्वेश्चन था कि अगर कोई कैंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म भरते समय क्या किया था कि नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, पिता का नाम या कास्ट भरने में, या फिर कोई एंट्री करने में मतलब कि गलती हो गई थी, या फिर कोई स्पेलिंग वगैरह या नाम वगैरह कोई गलत भर दिया हो, तो उसकी कंडीशन में क्या होगा, तो कोई डीवी में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो देखिए सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि रेलवे कभी भी ध्यान रखिएगा कि रेलवे कभी भी जो सिंपली छोटी मोटी गलती रहती है उस पर कभी भी डीवी में कोई भी कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं करता है। हाँ, अगर आपकी बहुत ज़्यादा ही बहुत मतलब कि तो मान के चले कि 2 से 4 गलतियाँ हो गई और बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई है, मेन गलतियाँ हो गई, तो आपको में भी चांस है कि आपको जो है डीवी में कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन 99% यही होता है कि आरआरबी जो है आपको एक बार चांस देती है और ये बोलती है कि ठीक है आप इस स्पेलिंग को सही करवा लीजिएगा, आपकी इस स्पेलिंग को सही करवा कर आप हमें एफिडेविट वगैरह लगाकर या फिर ओरिजिनल इसके डॉक्यूमेंट्स बना करके इतने दिन में आप लाकर सबमिट कर सकते हैं, ताकि आपकी डीवी ऐसे की ऐसे बरकरार रहे और आपकी पोस्ट भी आपको मिल सके। तो मतलब 15 से 20 दिन का आपको लगभग चांस दिया जाता है, इतना टाइमिंग दिया जाता है कि इतने दिन में आप अपना जो है डॉक्यूमेंट्स को सुधार कर लीजिए या फिर हमें एफिडेविट बना के लाकर दे दीजिए। तो देखिए मैं स्पेशली तौर पर आपको बोल रहा हूँ कि यदि कोई ऐसा कैंडिडेट हो जिसका मतलब कि फॉर्म भरते समय एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय नाम की स्पेलिंग में या फिर कोई भी एंट्री में अगर आपकी कोई गलती हो गई है, तो ध्यान रखिएगा कि आप अभी से मतलब डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अभी से जो है या तो करेक्शन करवा लीजिए या फिर आपका जो है उस पर उस डॉक्यूमेंट का जो है एफिडेविट बना लीजिए कि हाँ ये गलती हो गई थी, मतलब कि रेलवे के तौर पर कि हाँ सर ये मतलब रियल में मेरा ये है, ये स्पेलिंग है और ये मतलब कि एंट्री है, लेकिन मैंने गलती से ये एंट्री कर दी थी या फिर ऐसा स्पेलिंग गलत लिख दिया था, तो मैं अपनी ये इस गलती को सुधारता हूँ और एफिडेविट आपको बनाकर दे रहा है, ऐसा अपना शपथ पत्र ले जा करके आप जमा कर देंगे तो भी आपका चल जाएगा काम और आपका डीवी जो है एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको मेडिकल की डेट दे दी जाएगी तो आपका जो है पैनल में नाम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो देखिए दोस्तों डीवी जो होता है उसमें आपको अपनी तरफ से हर हाल में संभव कीजिएगा कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं और स्पेशली तौर पर रेलवे के द्वारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बताए गए वो हम आपको लिस्ट बता देते हैं ऑफिशियली। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर उसी PDF फाइल में जो है 70 नंबर का पैराग्राफ ओपन कर रखा है, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के डीवी में। तो देखिए यहाँ पर 17.1 में क्या लिखा है, टू assertion their eligibility as on the closing date for registration of online application। मतलब कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने की ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट थी उसके पहले पहले अपना मतलब कि ग्रेजुएशन वगैरह या फिर जो भी इनकी रिक्वायरमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो आपको कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डीवी। मतलब कि जब कोई भी कैंडिडेट डीवी के लिए जाएगा तो उसको जो है अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और उन्हीं के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के जो है 2 सेट आपको क्या बनाना है, फोटोकॉपी के बनाना होगा और सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। क्या करना होगा, किसी भी मतलब कि अधिकारी वगैरह से आपको सील साइन नहीं करवाना है, कोई भी ऑफिसर से सील साइन नहीं करवाना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड करना होगा 2 सेट्स फोटोकॉपीज़ के निकाल करके। उसके बाद फर्दर दिस कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैन्ड कॉपीज़ इन true color of all the certificates as applicable prior to their DV date through www.rrbdv.in पोर्टल पर। मतलब कि जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा उससे कुछ दिन पहले आपको जो है rrbdv.in मतलब www.rrbdv.in ये पोर्टल आपके लिए खोला जाएगा और आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल करके आपको जो है अपने जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे चीज़ें जो है अपलोड करनी पड़ेगी, स्कैन करके अपलोड करनी पड़ेगी और उसके जो ओरिजिनल कलर है उसी में मतलब कि आपको ओरिजिनली मतलब कि डॉक्यूमेंट्स की स्कैन करके मतलब कलरफुल स्कैन करके आपको जो है उसको अपलोड करनी पड़ेगी इसमें rrbdv.in पोर्टल पर। उसके बाद 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, ऑल सर्टिफिकेट्स शुड बी आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। मतलब कि आपका और ओनली मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, जितने भी सर्टिफिकेट आपके वो या तो इंग्लिश में होना चाहिए फिर हिंदी में होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ। Where certificates are not in English, Hindi, self-attested, translated version in Hindi, English should be produced wherever, whenever required। मतलब कि अगर आपका
कोई भी डॉक्यूमेंट्स हिंदी या इंग्लिश में नहीं है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो हिंदी या इंग्लिश में नहीं, आपकी लोकल लैंग्वेज में है, जैसा कि असमिया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ में, तो आपको जो है एक सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन का जो हिंदी इंग्लिश वगैरह बनाना पड़ेगा और उसको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, मतलब खुद से ही, ठीक है। सर्टिफिकेट प्रोवाइड, यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है कि सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डीवी शुड बी स्ट्रिक्टली इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, मतलब कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए डीवी के लिए, जब आप डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओगे तो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, मतलब कि रेलवे के द्वारा जो फॉर्मेट बताएगा कि इस टाइप में मतलब सेट बना होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट नॉट प्रोड्यूस देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन डेट ऑफ देयर डीवी एंड द कैंडिडेट ऑफ सच कैंडिडेट इज लायबल टू फॉर रिजेक्टेड, मतलब कि यहाँ पर इन्होंने ऐसा मेंशन किया है कि कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, लेकिन अगर वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देता है तो देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाना है। अगर किसी प्रकार की कोई गलती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट में सुधार कर सकते हैं या फिर उसमें एफिडेविट लगा सकते हैं। लेकिन वहीं पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि कोई भी एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई सारे आरआरबीज़ में जो है अधिकारी लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और वो बोलते हैं कि ठीक है, आपको 14 से 15 दिन का हमारी तरफ से टाइम दिया जा रहा है, तो आप जो है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट सही कर लीजिए या फिर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ठीक से करवा के करेक्शन करवा के ले आइए या फिर एफिडेविट आप लाकर दे दीजिए, तो हम आप उसको मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसको में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉड बाय कैंडिडेट्स इन ओरिजिनल एज एप्लीकेबल फॉर वेरिफिकेशन आर इंडिकेटेड बिलो, मतलब कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो, ठीक है, जैसा आपको एप्लीकेबल है, मतलब जिसके लिए आप अगर लागू होते हैं आपके लिए वो लागू होता है, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए होना जरूरी है, देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है अपने डीवी के टाइम। तो मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, मतलब कि आपकी जो है 10th 12th वगैरह की जो मार्कशीट है आपके लिए, ठीक है, वो लेकर के जाना है। और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए मेट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और कैंडिडेट्स में उसका नाम जो होता है स्पेलिंग, उसके फादर की स्पेलिंग, उसके मदर के नेम की स्पेलिंग होती है, जिसमें आपको उसको मेंशन होना चाहिए, ठीक है, इन सर्टिफिकेट में, मतलब मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में। उसके बाद यहाँ पर देखिए इन द एप्लीकेशन विल आल्सो वेरीफाइड विद रेफरेंस टू द नेम्स मेंशन इन दिस सर्टिफिकेट, मतलब कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो आपने स्पेलिंग दी थी तो उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर मतलब इस सर्टिफिकेट को बुलाया गया है। उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट है +2 इंटर हायर सेकेंडरी पीयूसी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल, मतलब कि अगर लागू है तो आपको 12th वाला भी सर्टिफिकेट, मतलब 12th की मार्कशीट भी देनी होगी। तीसरा ए यूनिवर्सिटी डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब कि आपका जो है ये एग्ज़ाम था वो डिग्री लेवल पर था, तो आपका जो है आपको एक आपकी डिग्री भी यहाँ पर प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उससे इक्विवेलेंट जो भी आपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाला वो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद जो है SC ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्सर 1, मतलब कि जो एनेक्सर 1 में जो ST SC सर्टिफिकेट का कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट दिया गया वैसा ही आपको होना चाहिए। मैं आपको अभी एनेक्सर 1 बता दूंगा SC ST के कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। उसी के बाद पांचवा है OBC नॉन क्रीमिलियर NCL सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 2, मतलब कि एनेक्सर 2 में जो OBC का सर्टिफिकेट NCL के लिए जो फॉर्मेट बताया गया है वैसे ही आपको उसमें मतलब कि आपका जो एनेक्सर 2 में OBC नॉन क्रीमियल लायर का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया गया है वो आपका जो है डीवी डेट से 1 साल से पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब 1 साल के अंदर अंदर का बना होना चाहिए। जैसा कि आपका अभी कुछ ही टाइम में 15-20 दिन में आपका जो है डीवी होने वाला है, तो जो आपको एनेक्सर 2 से फॉर्मेट निकाल के अपना जो है OBC NCL का जो है सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना चाहिए। उसके बाद छठवा है नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय OBC NCL कैंडिडेट एज पर एनेक्सर 2A में, मतलब कि जो एनेक्सर 2A में जो OBC NCL कैंडिडेट्स के लिए जो डिक्लेरेशन दिया है आपको वो भी फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद जो है सातवां जो है इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन एज पर एनेक्सर 3, मतलब कि आपका जो एनेक्सर 3 में जो EWS वाले कैंडिडेट्स है उनका जो है सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट दिया है वो आपको जो है देना होगा या बना के उसको प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद जो है इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फ़ी फॉर इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज एज पर एनेक्सर 3 है, मतलब कि एनेक्सर 3 में जो ECB मतलब कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट दिया वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जो है नौवा माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑफ ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्सर 4, मतलब कि ऐसे कैंडिडेट जो माइनॉरिटी में होते हो जैसे कि मुस्लिम हुए, सिख हुए, जैन हुए, पारसी हुए और बौद्ध हुए, तो ये जो है कैंडिडेट जो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर क्या करना चाहिए, उनको एनेक्सर 4 का जो डिक्लेरेशन फॉर्मेट है उसको आपको सबमिट करना होगा। उसके बाद जो है 10वां है ओरिजिनल
डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन में, यदि आप अगर एक्स सर्विसमैन है तो आपको जो ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद 11वां मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क, मतलब PWD वाले जो कैंडिडेट है उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, जो कि फॉर्मेट एनेक्सर 5A में दिया है, 5B में दिया और एनेक्सर 5C में दिया है एज एप्लीकेशन अगर लागू होता है तो। उसके बाद 12वां है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर एनेक्सर 7, मतलब कि एनेक्सर 7 में जो है एक्स सर्विसमैन के लिए जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्मेट दिया वो आपको प्रोवाइड करना होगा। वहीं पर NOC भी देना पड़ेगा एक्स सर्विसमैन की कंडीशन में। उसके बाद गेजेटेड नोटिफिकेशन और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन इन पारा 17, मतलब कि जो गेजेट नोटिफिकेशन है उसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स के मतलब कि कोई नाम अगर आपका चेंज हो, फॉर्मल चेंज है तो उसका जो है मेंशन किया गया है 1.7 में, वहाँ से आपको गेजेट नोटिफिकेशन डाउनलोड करके प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ मेड थ्रू ए चालन एट SBI ब्रांच और पे इन स्लिप एट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस, मतलब कि यदि आपने SBI चालन से अगर फॉर्म भरते समय अगर आपने ऑफलाइन चालन भरा है, मतलब कि SBI ब्रांच से भरा है या फिर पोस्ट ऑफिस से, मतलब आपने अगर चालान भरा है तो आपको जो है उसकी रिसिप्ट रखनी पड़ेगी, पेमेंट की रिसिप्ट, और आपको वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट, यदि कोई कैंडिडेट ट्रांसजेंडर है तो वो जो है अपना जो है सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब कि सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब कि एक नोटिस बनाकर उसको देना पड़ेगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज़ एप्लीकेबल, मतलब कि अगर जम्मू कश्मीर का कोई रहवासी है तो उसको जो है अगर वो लागू होता है तो वो डोमिसाइल मतलब सर्टिफिकेट उसको देना पड़ेगा। उसके बाद 19वां है सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी हैज़ बीन इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर पारा 4.1, मतलब एलिजिबिलिटी के लिए जो आपका जो रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की द्वारा रखा गया था उसका जो है पैरा 4.1 में जो दिया गया है उसके हिसाब से मतलब आपको एलिजिबिलिटी शो करनी पड़ेगी, मतलब सर्टिफिकेट देना होगा। उसके बाद 20वां है डिग्री ऑफ डाइवर्स जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम द कंप्लीटेड कोर्ट ऑफ लॉ एज एप्लीकेबल एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमेरिड, मतलब कि ऐसे कैंडिडेट जो कि डाइवर्स हो चुके हैं, ठीक है, और मतलब कि लॉ ऑफ एज एप्लीकेबल से मतलब अलग हो चुके हैं उनको, मतलब कि या फिर रीमेरिड का मतलब वो करना चाहे तो उसके सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट इन केस ऑफ विडो एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमेरिड, मतलब कि ऐसे कैंडिडेट जो कि मतलब कि मतलब कि डेथ सर्टिफिकेट जिसका मतलब कि हस्बैंड जैसे, ठीक है, या फिर वाइफ उसकी, यहाँ पर हस्बैंड जो है विडो की बात चले मतलब कि हस्बैंड की अगर डेथ हो गई है तो ऐसे महिला कैंडिडेट जो कि मतलब कि फिर से रीमेरिड मतलब कि शादी नहीं करना चाहती, ऐसे में भी उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद जो है 12वां जो पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हु सिक्योर सिविल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अप्लाइंग फॉर दिस CN should give a self declaration to the concerned employer about the details of application against this center as soon as they join, मतलब कि यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कि मतलब कि इस CN के अप्लाई होने के बाद मतलब क्या करी है, इस CN मतलब इस वैकेंसी में अप्लाई करने के बाद मतलब क्या किया है, जॉब वगैरह पाई है तो उसके मतलब कि एम्प्लॉयमेंट हुआ है, तो मतलब ऐसे कैंडिडेट्स को भी जो है एप्लीकेशन के विरुद्ध मतलब क्या करना पड़ेगा, इसको एक डिक्लेरेशन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा और NOC वगैरह भी इसको देनी होगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी, दोस्तों समझ में आ गई होगी। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना और उसके 2 सेट्स जो है फोटोकॉपी के बनाने हैं, जो कि आपके प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जैसे रेलवे ने ऐसा बताया लिस्ट में उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। और उसी के बाद जो है आपको सेल्फ डिक्लेरेशन इसको करना होगा। और वैसे भी कोई नाम वगैरह स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो गई तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के मतलब अपना अभी डॉक्यूमेंट्स करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 15 से 20 दिन का टाइम है और उसी के बाद आप देखा जाए तो आपको एफिडेविट भी आप उसका बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम इतने रखेंगे दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके बाय।